हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में पिछली क्लास तक हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया है और उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे संघ की विधायिका या व्यवस्थापिका और इसमें अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये जो क्लास रहेगी बिल्कुल अपडेटेड रहेगी, तो इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका होती क्या है, विधायिका का काम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो विधायिका होती है वह किसी भी देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। इसका मुख्य काम होता है कानून बनाना। ठीक है, किसी भी देश की जो विधायिका होती है वह उस देश के लिए कानून बनाती है, जिसे एक कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो विधायिका होती है वह अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भारत की विधायिका की बात किया जाए तो भारत की विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है और इसी को अंग्रेजी में पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। अन्य देशों की तुलना किया जाए, जैसे जापान की बात किया जाए, जापान में डाइट कहा जाता है। रूस की बात किया जाए तो रूस में इसे ड्यूमा कहा जाता है। अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटेन में बात किया जाए तो ब्रिटेन में इसे संसद ही कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया है वह ब्रिटेन से ही अपनाया है। ठीक है, तो भारत की विधायिका का जो नाम है वह है संसद। और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक अध्ययन किया गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद को भारत सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये वेस्टमिंस्टर मॉडल है क्या। वास्तव में ये वेस्टमिंस्टर उस स्थान का नाम है जहाँ पर ब्रिटेन की संसद भवन स्थापित है। और हम लोगों ने जो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है वह ब्रिटेन से ही अपनाई है, इसलिए भारत की संसद को भारत सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक अनुच्छेद को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 ये बताता है कि वास्तव में ये जो विधायिका होगी या ये जो व्यवस्थापिका होगी या ये जो संसद होगी, इसका निर्माण कैसे होगा, इसका गठन कैसे होगा, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 बताती है कि संसद का गठन कैसे होगा। संसद का गठन, और हमारे संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और इस संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर होगा और इन सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। इसका मतलब ये है कि इस संसद के अंतर्गत एक तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक राज्यसभा आ जाएगा, तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो लोकसभा आ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर कभी ये पूछ ले संसद के कुल कितने अंग होते हैं, अगर कभी ये पूछ ले संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो अंग हो जाएंगे आपके 3, क्योंकि एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के सदन होते हैं 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। सदन का मतलब एक हाउस होता है जहां पर इनकी बैठकें होती हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या नियम कानून बनाया जाए। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सदन है। तो सदन की बात किया जाए तो 2 सदन, और संसद के कुल कितने अंग है, तो अंग होते हैं 3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
राज्यसभा को उच्च सदन या इसी को बड़ों की सभा भी कहा जाता है, बड़ों की सभा भी कहा जाता है। और इसकी बात किया जाए तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या इसी को चर्चित सभा कहा जाता है, इसी को चर्चित सभा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी उच्च सदन या निम्न सदन या बड़ों की सभा या चर्चित सभा कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से अपनाया है और ये जो परंपरा है पूरी की पूरी जो है ब्रिटेन में पाई जाती है, उसी के आधार पर हम लोगों ने भी इसे नाम दे दिया है बस। ठीक है, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, बड़ों की सभा भी कहा जाता है, चर्चित सभा भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोकसभा को कहा जाता है पहला चैम्बर, लोकसभा को कहा जाता है पहला चैम्बर, जबकि राज्यसभा को कहा जाता है दूसरा चैम्बर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में हमारे संविधान में पहले राज्यसभा के बारे में प्रावधान किया गया है, तब लोकसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया कि पहला चैम्बर किसे कहा जाता है, तो पहला चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को और दूसरा चैम्बर कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आगे, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है और कहा जाता है राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अब बात ये आती है कि अभिन्न अंग क्यों माना जाता है। राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना तो वह राज्यसभा की बैठक में भाग लेता है, ना तो वह लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। लेकिन इन सदनों से कोई भी पारित कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब यह है कि ये दो सदन जब पारित करके, भाई इसका तो काम ही है पहली बात कानून बनाना, और कानून कब बनेगा, जब इन दोनों के माध्यम से कोई विधेयक लाया जाए और पारित किया जाए, और पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। और हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ना तो इसमें बैठता है, ना तो इसमें बैठता है, ना इसमें बहस करता है, ना तो इसमें बहस करता है, लेकिन सिर्फ हस्ताक्षर करता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अनुच्छेद 79। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें थोड़ा समझिएगा। अगर इसके इतिहास की बात किया जाए कि हमारे देश में सबसे पहले संसद के दर्शन कहाँ से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में सबसे पहले संसद या विधायिका के दर्शन, संसद या विधायिका के दर्शन चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से होता है। 1853 के चार्टर से होता है। जो विद्यार्थी शुरू से जुड़े हुए होंगे, ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले संसद या विधायिका के दर्शन कब होते हैं, 1853। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। पहले जो हुआ करते थे, पहले भी नियम और कानून बनाए जाते थे, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका पहले एक ही हुआ करते थे, वही बनाते थे और वही लागू करते थे। तो चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से एक अलग विधायी परिषद बनाई गई और उस समय जो 6 सदस्य बनाएंगे उन्हें कहा गया विधान परिषद। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर कभी ये पूछा जाए संसद के सबसे पहले दर्शन कहाँ से होते हैं, तो चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो राज्यसभा और लोकसभा का अस्तित्व आया, यह आया 1954 से। कब से आया, तो आया 1954 से। 1954 के पहले जो है राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था, और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो जनता का सदन। ठीक है, ये हो गया।
ये जो लोकसभा है राज्यसभा है, कब से इसका नाम आया? तो 1954 से। 1954 के पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। ठीक है, ये तो हो गया पूरा का पूरा संसद का गठन। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो अनुच्छेद 80 और 81 को एक साथ देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, और देखेंगे कि ये जो राज्यसभा है और लोकसभा है इसका निर्माण कैसे होगा। ठीक है, दोनों को एक साथ में देखेंगे और दोनों की एक दूसरे से तुलना करेंगे, तब हमें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और इस 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्य प्लस संघ शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करता है। क्या करेगा? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो 238 आएंगे ये तो निर्वाचन के माध्यम से आएंगे, राज्य से और संघ शासित प्रदेश से, और ये जो 12 सदस्य आएंगे वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब बात ये आता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करेगा। तो इसके आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष योगदान दिया हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष योगदान दिया हो, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, अब वर्तमान समय की बात किया जाए। तो वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सदस्य हैं और इस 245 सदस्यों में से 229 सदस्य जो हैं वह राज्यों से चुने गए हैं और जो 4 सदस्य हैं वह संघ शासित प्रदेश से चुने गए हैं। ठीक है, अब 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। क्या किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। ये हो गए 229 प्लस 4 233 और 233 प्लस 12 245। ठीक है, ये हो गया। अब आगे समझिएगा, ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये 229 का चुनाव हुआ है भी। अब बात ये आती है इनका चुनाव कैसे होता है। तो इनका चुनाव जो होगा वह अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। वह कैसा होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। और अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब यह है कि जनता इसमें सीधा वोट नहीं डालेगी। और अगर जनता सीधे वोट नहीं डालेगी तो बात ये आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसमें वोट डालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वोट डालेंगे वह एक निर्वाचन मंडल के सदस्य डालेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। अब इस निर्वाचन मंडल में फिर बात ये आता है कौन कौन से लोग शामिल होंगे। कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल होंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का मान लीजिए ये देश है और इस देश में छोटे बड़े बहुत सारे
राज्य पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे बड़े बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं और इन राज्यों में भी एक विधानसभा पाई जाती है। तो विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे यह मतदान करके राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा और इस निर्वाचन मंडल में विधानसभा के ये जो राज्यों की विधानसभा हैं इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गया। अब बात ये आती है कि क्या जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से बराबर सदस्य यहाँ जाएंगे राज्यसभा में या कम ज़्यादा जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ये कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्यों के ज़्यादा सदस्य जाएंगे और जिस राज्यों की जनसंख्या कम होगी उस राज्यों से कम सदस्य जो है राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आगे। ये हम लोगों ने देखा कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है और इसमें जो सदस्य जाएंगे किसके आधार पर जाएंगे, या कह सकते हो सीटों का जो बंटवारा किया गया है, सीटों का ये जो बंटवारा किया गया है ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, और हमारी चौथी जो अनुसूची है, चौथी ये जो अनुसूची है वह भी यही बताती है कि वास्तव में किस राज्य के किस राज्य में कुल कितने सीटें हैं। ये कौन सी बताती है अनुसूची, तो चौथी अनुसूची बताती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का जब हम लोग चुनाव पढ़ रहे थे उसमें देखा था हम लोगों ने कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है और उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रक्रिया का प्रयोग जो है इसमें भी किया जाता है और इसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें देखा था ये तो होता है लेकिन साथ ही साथ गुप्त मतदान के द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है और इस निर्वाचन मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और ये जो विधानसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है और इस चीज़ जो है हमारी चौथी अनुसूची भी बताती है और इसके निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोगों का हो गया राज्यसभा की संरचना। अब थोड़ा सा हम लोग लोकसभा देख लेते हैं, फिर जो है दोनों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और 552 सदस्यों में से 530 सदस्य जो हैं वह राज्य से आएंगे, 20 सदस्य जो हैं वह संघ शासित प्रदेश से आएंगे और 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन को
2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब इस पर हम लोग वर्तमान की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 530 सदस्य राज्य से आएंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अब वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान समय में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य। और इस 545 सदस्यों में से 530 सदस्य जो हैं वह राज्यों से हैं। ठीक है, 13 सदस्य जो हैं वह संघ शासित प्रदेशों से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। ध्यान से समझिएगा, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। अब थोड़ा सा बात हम लोग एंग्लो इंडियन पर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। यह जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान जो किया गया था वह वास्तव में 10 वर्षों के लिए हमारे संविधान के द्वारा किया गया था। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वह अनुच्छेद 331 के अनुसार किया जाता है। 1960 में इसे समाप्त हो जाना था, लेकिन हर 10 वर्ष बाद जो है संशोधन कर करके इसे 2020 तक लाया गया। और 2020 में 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। थोड़ा समझिएगा। हालांकि मैंने इस पर एक अच्छे से वीडियो बनाया है, लगभग 20 मिनट का है, और उसमें एंग्लो इंडियन के बारे में काफ़ी अच्छे से प्रावधान किया गया है। उसमें एंग्लो इंडियन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि लोकसभा के चुनाव में कैसे आरक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो 126वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से लोकसभा में जो पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता था उसे तो 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब ये है, ये जो वर्तमान समय में एंग्लो इंडियन मनोनीत हैं ये तो मनोनीत रहेंगे भी, लेकिन जब नई लोकसभा गठित होगी तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हैं। ठीक है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 331 क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 331 कहता है कि अनुच्छेद 81 के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तब वह 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। मतलब चाहे करे तो ना करे, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्तमान समय में किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब बात किया जाए इसके चुनाव की, तो इसका चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष तरीके से होता है, और जब प्रत्यक्ष तरीके से होता है इसका मतलब यह है कि कोई डाउट ही नहीं है, सीधे सीधे जनता वोट डालती है, और जब जनता वोट डालती है तब कोई दिक्कत है नहीं। चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष तरीके से होगा, और इसमें ऐसे सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होगा जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष हो गई है। हालांकि हमारे संविधान में पहले जो है आयु जो निर्धारित किया गया था वह किया गया था 21 वर्ष, और 21 वर्ष से इसे अब वर्तमान समय में कर दिया गया है 18 वर्ष। और इसे कब किया गया? तो इसे किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से। 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अब बात किया जाए कि क्या लोकसभा के चुनाव में आरक्षण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। अब आरक्षण दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरक्षण जो है सिर्फ अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति प्लस जनजातियों को दिया जाता है। अनुसूचित जाति प्लस जनजातियों को दिया जाता है। अगर कभी ये पूछे कितना दिया जाता है तो ये निर्धारित नहीं किया गया है, ये आरक्षण दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। और कहीं पर आरक्षण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाता है। और कहीं पर आरक्षण दिया जाता है तो पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब कभी ये पूछ ले, ये जो आरक्षण की परंपरा है शुरुआत कब हुई, सांप्रदायिकता की शुरुआत कब हुई? तो ये जो आरक्षण की शुरुआत है यह 1919 के मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से हुआ था। और सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ आरक्षण दिया गया था। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का हो गया राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अब दोनों की हम लोग तुलना कर लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होंगे। वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है? यहाँ पर एक चीज विद्यार्थी गलती करते हैं कि ये जो एंग्लो इंडियन है वह सिर्फ लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वह सिर्फ साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के मामले में किया जाता है। उसके बाद इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसका प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जो सीटों का बंटवारा किया गया वह जनसंख्या के आधार पर किया गया, जबकि इसमें तो पूरे के पूरे लोग वोट ही डालते हैं। भारत के सभी व्यक्ति जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है वह वोट डाल सकते हैं। ठीक है। इनका जो चुनाव है और इनका चुनाव है, इसमें आरक्षण दिया गया है, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लोकसभा और राज्यसभा था। तो आज हम लोगों का यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। और हाँ, ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एंग्लो इंडियन के लिए जो लिंक दिया गया है, अगर एंग्लो इंडियन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तब वहाँ पर जाके आप इस एंग्लो इंडियन के बारे में जान सकते हो। ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है। धन्यवाद।